आगे बढ़ने से पहले, पहले तो एक छोटी-सी वार्निंग, ठीक है? प्लीज़ इसको क्लियरली समझ लें, ताकि ये जो नॉलेज या अपने ज़ाती तजुर्बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको गाइड करें, कन्फ्यूज़ ना करें। पहले तो आपने ये ज़रा भी अज़्यूम नहीं करना कि मैं कुरान पाक को साइंस की किताब कह रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश में ये 2 अलग वर्ड होते हैं, एक होता है साइंस, जिसको आप इल्म कहते हो, और एक होता है साइन, SIGN साइन, यानी इशारा। और इसको आप एज़ गाइडेंस भी कह सकते हो, बिकॉज़ आयत का एक मतलब, ठीक है, ये भी निकलता है कि वो एक साइन है और एक तरह की हीलिंग है। जब आप इस नज़रिए के साथ कुरान पाक को देखोगे ना, तो आपके लिए पैरेलल्स ड्रॉ करने में आसानी होती है, कॉन्टेक्स्ट निकालने में, कि जो नॉलेज मुझे दुनिया से मिल रही है, ये कहीं पे कुरान के साथ, हदीस के साथ, या आप जिस भी मज़हब से बिलॉन्ग करते हो, तो आपके होली स्क्रिप्चर के साथ मैच कर रही है, सिंक कर रही है, मतलब जिसे हम इस्लाम में कहते हैं कि वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आपने पैरेलल्स में देखना है। अगर आप ये देखोगे ना कि ये लिटरल इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप गलत चैनल पे आ गए हो, ठीक है? आप यहाँ पे मेरे से कॉन्सेप्ट्स ले रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट्स एब्ज़ॉर्ब करने होते हैं और देखना होता है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ़ में अप्लाई हो रहा है या नहीं। फिर आपको इस लेक्चर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हमने पिछली एपिसोड में रोक दिया था स्पिरिचुअल हियरिंग के ऊपर, कि इससे ज़्यादा भी डीप नहीं जाते हैं। क्योंकि अब आगे जो सेंसेस आ रहे हैं, पहले तो हमने ये 3 कैटेगरीज़ तोड़ी है ना, बॉडी, स्पिरिट, सोल। बॉडी आपको पूरी समझा दी है। बॉडी के जो सेंसेस हैं, जब वो एक तरह से 10 गुना मल्टीप्लाई हो रहे हैं या अपने फुल पोटेंशियल पे 100% पे चल रहे हैं, तो वो स्पिरिट के सेंसेस बन रहे हैं। ये इसको टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो आपको ईज़ी होगा, क्योंकि जो आपके स्पिरिट के या आपके नफ्स के जो सेंसेस हैं, ठीक है ना? ये भी एक बड़ा फड्डा आता है कि आप नफ्स की बात कर रहे हो, ये क्या चीज़ है? नफ्स को भी अब आपने 2-3 लेवल्स पे देखना है, जैसे कुरान नहीं बात कर रहा कि एक तो बिल्कुल लिटरल नफ्स है, ठीक है? वो आप ये कह लो कि आपका नर्वस सिस्टम है, उसकी बात हो रही है। फिर इस नर्वस सिस्टम में, इस नफ्स के साथ आपके ये 5 ऑर्गन्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है? जिसमें साइट में आँखें आ गई हैं, हियरिंग में कान आ गए हैं, नाक आ गई है। क्या हो रही है? अब ये एक्सपेंशन हुई है। तो बेसिक नफ्स को ये जो डेटा मिल रहा है, इसकी प्रोसेसिंग, जो चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इसको आप अपने माइंड में किस नज़रिए से स्टोर कर रहे हो, देख रहे हो, उससे ही आपके स्पिरिट के सेंसेस ये खुलना शुरू होते हैं। कश्फ की हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। आज हम थोड़ा भारी जाएँगे। इसलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज़ कर लो, वरना वीडियो मैं आधे मिनट तक सिर्फ़ चलने दूँगा, बस बैठे थोड़ी देर और अपनी ब्रेथ को देखें। अपनी माइंड की ग्राउंडिंग कर लें। बिकॉज़ हम घुसने वाले हैं हेवी ड्यूटी वाले कॉन्सेप्ट्स में। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होके जैसे बैठा हूँ मैं, ऐसे रिलैक्स होके बैठे हैं। 1 मिनट के लिए सिर्फ़ अपनी साँस को देखें। और कोई मसला आँखों से नहीं देखना है, अपनी अटेंशन को अपनी ज़रा साँसों की तरफ लेके आएँ। ज़रा थोड़ा पॉलिश करें, ताकि हम लैंग्वेज ऑफ द सोल में बाकी के 8 सेंसेस को खुल के एब्ज़ॉर्ब कर सकें। हम जिन सेंसेस की बात करने जा रहे हैं अब, हम अच्छा, जब हम कुरान के नज़रिए से पैरेलल्स बना रहे हैं, तो अब हम जिन सेंसेस की बात करने जा रहे हैं, वो रूह के सेंसेस हैं और क़ल्ब के सेंसेस हैं। क्योंकि जब हम कुरान के नज़रिए से देखते हैं, तो क्लासिफ़िकेशन इस तरह से आ रही है कि ये जो स्पिरिट के भी जो सेंसेस हैं ना, जो हाई पावर पे एक्टिवेट हो रहे हैं, ये नफ्स से ही आ रहे हैं, ये रूह की सेंसेस नहीं है। क्योंकि इनको डेटा कहाँ से मिल रहा है? इनको डेटा आपकी बॉडी से मिल रहा है। जब हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे रूह का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं कि आपको एक तरह से डाउनलोड हो रही है इन्फॉर्मेशन। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर चीज़ें सेव नहीं होती हैं, इंटरनेट के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए उसमें चीज़ें आ रही होती है, कॉल आ रही होती है। रूह का मैकेनिज़्म जो है ना, अपने सेंसेस को एक्टिवेट करने का, अपने आप को मतलब जगाने का, वो इस तरह से काम करता है। ये मेन फ़र्क है, और ये फ़र्क आपको क्लियर रहेगा तो आप इनको अलग-अलग तरीके से पहचान भी पाओगे। क्योंकि आपके जो जिस्म के सेंसेस हैं, जिसको आप एक तरह से कहते हो हवस अल जिस्म, ठीक है? ये फिज़िकली दिखते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स या थोड़ा एसोटेरिक की ज़ुबान में गए तो ये पोर्टल है, ठीक है? ये नाक आपका पोर्टल है, आपका मुँह पोर्टल है, आपकी आँखें पोर्टल्स हैं। पोर्टल करता क्या है? एनर्जी को एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म करके मूव कराता है। ब्लैक होल भी यही कर रहा है ना, लाइट खा रहा है और उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, प्योर एनर्जी में या प्योर इन्फॉर्मेशन में कर रहा है। नाक क्या कर रही है? ईथर को, एयर को स्मेल में कन्वर्ट कर रही है, ताकि आपका दिमाग उसको समझ सके। ऑलराइट? और जब तक आप इन 5 सेंसेस के ताबे हो ना, तो वो मौला अली का कॉल है ना कि इंसान सो रहा है, जब मरता है तब जागता है, वो आप पे फिर अप्लाई होता है। अब प्लीज़ इस बात को समझें, अगर मैं ये सोने की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी इंसान की बुराई नहीं कर रहा। बिकॉज़ आप कोई भी मज़हब उठा के देख लो, वो सबसे पहले उन्हीं लोगों को कैटर करता है जो सो रहे हैं।
क्योंकि इस सोने से जागना जो है, वो भी मौला अली के कौल में ही है कि जब मरते हैं तब जागते हैं। आपको अपनी नफ्स को, अपने इन 5 सेंसेस को मारना है। अब इसका इसका बहुत सिंपल सा मसला है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इस्तेमाल करना छोड़ देना है। इनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, जब हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको सिर्फ देखना है, उस पे कोई लेबल नहीं लगाना, उसको जज नहीं करना। जब उस इन्फॉर्मेशन को आप एज इट इज़ लेना शुरू कर देते हो, जो मुझसे भी नहीं किया जाता, इंसान के लिए करना आसान काम नहीं है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती हैं, डिसिप्लिन आता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तो आपको अपनी बॉडी में ना बारीक बारीक सेंसेशंस या सटल एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है। अब आप हर वक्त 24 घंटे रैट रेस में लगे हुए, तो चीज़ें फील इतनी नहीं होती ना। जो टारगेट अचीव करना है, सारा फोकस उस पर होता है। अगर आपने 1 मिनट बैठ के अभी अपना फोकस अपनी ब्रेथ की तरफ खींचा है, तो अब आपको अपना चेस्ट अलग से फील हो रहा होगा। और जो आगे के 5 सेंसेस हैं, जिनको हम हवासल रूह कह सकते हैं, ठीक है, अरबिक में, ये एनर्जी के सेंसेस हैं, ठीक है। और ये मोस्टली आपको यहाँ पे चेस्ट एरिया में फील होंगे। बायोलॉजिकली भी देखें तो आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी एरिया कौन सा है? आपका चेस्ट है, आपका सीना है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स भी यहाँ पे हैं। ज़्यादातर हैवी ड्यूटी काम भी हो रहा है। तो बायोलॉजिकली भी कॉमन सेंस यही बनती है कि आपके जो एनर्जी के सेंसेस हैं, वो यहीं पे सारे के सारे प्रोड्यूस होंगे। ऐसे ही है ना, जैसे कंप्यूटर है, उसको जब आप ऑन करोगे, स्क्रीन पे कितनी चीज़ें दिख रही हैं। वो स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही हैं, वो आपको डब्बे के अंदर तो नहीं दिखेंगी ना, जिसके अंदर कंप्यूटर है। इसी तरह ये आप समझ लो, आपका बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। आपकी पूरी बॉडी एक कंप्यूटर नहीं है, ये ऑर्गन्स हैं। अब इनकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उस एनर्जी के अलग अलग सटल लेवल्स आपके अंदर सेंसेस खोल रहे हैं। आइए अब इन सेंसेस को एक एक करके समझते हैं। साइट हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, हियरिंग हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। हमने टच को डिस्कस कर लिया हुआ है, टेस्ट को डिस्कस कर लिया, स्मेल को कर लिया है। आपको ये क्लासिफिकेशन भी याद होगी कि जो पहले 2 सेंसेस हैं, ठीक है, ये प्राइमरी सेंसेस हैं, ये आपके मेन सेंसेस हैं, ये ऑलमोस्ट हर वक्त चल रहे होते हैं। और ये जो इंटीमेट सेंसेस हैं, या ये जो ज़रा ज़रा ईज़िली माइंड कर जाने वाले सेंसेस हैं, ये हर वक़्त नहीं चलते हैं। इनको आप हर वक़्त चलाओगे, ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मतलब स्मेल है या टेस्ट है। हर वक़्त आप खाते रहोगे, कोई भी नहीं खा सकता। अगर खा रहा है तो ये डिसऑर्डर है, बीमारी है। ये ना पर्सनैलिटी पे असर आना शुरू हो जाता है, इसलिए इंटीमेट सेंसेस कम यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने थोड़ा-सा टच किया था कश्फ को, ओके? अगर आपको कश्फ की क्लैरिटी नहीं है, तो हम इसको आगे और डिटेल में एक डेडिकेटेड एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी के लिए कश्फ को आप अनवेलिंग की तरह समझें कि जो चीज़ आपको दिख रही है, उसकी रियलिटी आपको प्रोसेस नहीं हो रही थी। आप उसको फेस वैल्यू पे या जैसा दिख रहा है, वैसे ही अज़्यूम कर रहे थे। जब आप ये मेक श्योर कर लेते कि ये डब्बा दिखने में जैसा है, इसके अंदर भी उतनी ही खूबसूरती है, तो एक तरह से डब्बा खोले बगैर आपको उस पर कश्फ या उसकी अनवेलिंग हो गई है, ठीक है। वो डब्बा खोले बगैर आपको पता लग गया अंदर क्या है। ये मैं बहुत बेसिक करके बता रहा हूँ, ओके। इससे एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब हम इन सेंसेस की तरफ आ रहे हैं ना, जो आपके एनर्जी के सेंसेस हैं, ये रूह के सेंसेस हैं, ये फिजिकल इनकी प्रेजेंस नहीं होती है। ये एक तरह से अपेयर होते हैं जब आप अपने माइंड बॉडी सोल पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। इसी में फिर स्पिरिचुअल हियरिंग आ गया। इस पे भी हमने डिटेल में बात की थी। बट अगर मैं इसको एक टर्म दूँ, ठीक है, जो आपको सूफी मेटाफिज़िक्स में भी मिलती है, कुरान में भी एक हद तक मिलेगी, उसको इल्हाम कहा जाता है। मतलब अल्लाह पाक कुरान में ही फरमाते हैं कि मेरा बंदा जब मुझे अप्रोच करता है तो मैं जवाब देता हूँ। उस जवाब को स्पिरिचुअल हियरिंग या इल्हाम कहा जाता है। अब ये सेंस भी अगेन हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके लाइफ़स्टाइल पे, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी पे और आपके प्रोसेसिंग के ऊपर। प्रोसेसिंग से लिटरली ये मतलब है कि आप जो लाइफ़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसको वही एक ये टर्म है रिस्पॉन्ड, और एक टर्म है मतलब आपका रिएक्ट करना। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, उसकी बेस पे आपकी स्पिरिचुअल हियरिंग की सेंसिटिविटी जो है ना, वो बढ़ती है। अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, कोई इवेंट, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ तक कि खुशी की भी कोई चीज़ आ रही है, और आपने वो इमोशन के बेस पे अपने आप को ह क्या कह सकते हैं, एक तरह का नशा है सर। आप मानो या ना मानो, ये भी एक तरह का नशा है, क्योंकि वो इमोशन आप पे हावी होगा ना, वो आपका माइंड ही टू डिमेंशनल कर देगा, आपको 3D पर समझ ही नहीं आएगा। तो वो आपकी स्पिरिचुअल हियरिंग को बंद कर देता है। जब आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, कोई आपके साथ बहुत हैवी ड्यूटी इवेंट हुआ है ना, जिसमें आपको बहुत बड़ा एक इमोशनल रश अपनी बॉडी में फील हुआ है, चीज़ें बहुत सेंसिटिविटी, सुनने की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, विजुअली चीज़ों की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। जब वहाँ पे आप थोड़ी स्टिलनेस प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी स्पिरिचुअल हियरिंग खुलेगी, आप पे इल्हाम आएंगे। एक तो डिवाइन इल्हाम है, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाता है कि गॉड डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। ये वाले जो स्पिरिचुअल हियरिंग है, ये जो एग्जिस्टिंग आपकी सिचुएशन है, उसकी जो एनर्जी है, वो आपको एक तरह से जैसे चीज़ें सुनाई देती है ना, इस तरह से ये एनर्जी आपको फील होती है। एक तरह की वाइब्रेशन है जो आप एनवायरनमेंट की पकड़ते हो। ये आप नॉर्मली बच्चों में देखोगे कि उनको किसी नई जगह पे लेके जाओ, कुछ जगहों पे फौरन कंफर्टेबल हो जाते हैं,
कुछ जगहों पे वो रिज़र्व हुए हुए होते हैं। तो ये एक तरह का आप कह सकते हो एनवायरमेंटल इल्हाम है जो उस बच्चे पे हो रहा होता है, उसकी स्पिरिचुअल हियरिंग की वजह से कि वो एनवायरनमेंट को पकड़ रहा है। आपको ये म्यूज़िशियंस में भी दिखेगा कि कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले समा सेट करते हैं। ख़ैर समा एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है। वो इल्हाम वो बेसिकली वो एनवायरनमेंट है जिसमें इल्हाम या वजद को हासिल करना ईज़ी होता है क्योंकि वो बहुत बारीकी से फ्रीक्वेंसीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। अब अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर आप सिंक्ड नहीं हो, जिस तरह से उन्होंने पूरी सेटिंग बनाई है, आप बैठ के खाने खाने में लगे हुए हो, गप्पे लगा रहे हो, मोबाइल पे तस्वीरें देख रहे हो, वो म्यूज़िक आपको सुनाई नहीं देगा। आप वहाँ बैठे होगे, आपको नहीं सुनाई देगा, आपको अपनी बातें सुनाई दे रही होंगी, आपको वो लड़की दिख रही होगी जिसके चक्कर में आप वहाँ पे टिकट लेके आ गए हो। इसी तरह स्पिरिचुअल हियरिंग काम करती है। अटेंशन और फोकस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है, ये नहीं खुलेगी। और उसके अगर इसके बावजूद ये मेहनत किए बगैर खुद पे आपको लग रहा है ना कि आपको आवाज़ें आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है? ये एक बहुत सीरियस स्किल है इल्हाम, ये मेरे पास नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि किया हुआ है। ये जब आपके पास आती है ना तो आपके लाइफ में बहुत डिसिप्लिन और क्लैरिटी होती है। फिर ही ये सेंसेस खुलते हैं। ये वो चीज़ें नहीं है कि आप ड्रग्स करोगे खुल जाएँगे। अगर खुल सकते हैं ना, तो इस वक़्त दुनिया की जो टॉप की आर्मियाँ हैं, वो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं देते, वो आपको जंगलों में नहीं लेके जाते, वो कहते हैं आओ बैठो हम तुम्हें ड्रग्स देते हैं ताकि तुम दुनिया के बेहतरीन बंदे बन जाओ। इसलिए प्लीज़ जो फ़िज़िकल एफ़र्ट है ना, इसको आपने यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहा। क्योंकि आपके पास कुरान के अंदर इस चीज़ों की फाउंडेशन मौजूद है कि जो नबी हुआ करते थे, उन पे वही नाज़िल हुआ करती थी। और यहीं पे आपने क्लियरली फ़र्क समझ लेना कि इल्हाम क्या चीज़ है और वही क्या चीज़ है, क्योंकि वही डायरेक्ट गॉड का कमांड है। अगर हमारी तरफ अब आपने इसको थोड़ा-सा एनर्जेटिकली भी देखना है ना, क्योंकि प्रॉफ़िट से हमें जो डेटा मिलता है उनकी लाइफ़स्टाइल से, जिस तरह से वो लोगों से इंटरैक्ट करते थे, उनको एक ऐसी चीज़ दी जाती थी जो उनसे फिर अपने अंदर रखी नहीं जाती थी। उनको जाके बतानी है, उनको पब्लिक को बतानी है वरना उनको तकलीफ़ हो रही होती थी। उनको दर्द होता था दूसरे लोगों को देख के कि उनको ये चीज़ नहीं पता है, इनको जाके बताओ ताकि इनकी लाइफ़ सही हो। और वो जिसको जाके वो वही दे भी रहे होते थे, वो आके से ऑफेंड भी हो जाता था। आज की सोसाइटी में आप इसका एक रिफ्लेक्शन देखते हो, आज की सोसाइटी में प्रॉफिट्स नहीं है। लेकिन जो लोग जेन्युइनली किसी ट्रॉमा से, तकलीफ से गुज़रे हुए होते हैं और फिर उससे अपने आप को बाहर निकाल के स्टेबलाइज़ कर लेते हैं, जब वो दूसरे को उस प्रॉब्लम में देखते हैं। अगर उनमें वो सेंस बाकी है ना कि वो कहाँ से आए हैं, तो वो बंदा उनको बहुत पर्सनली जाके टच करेगा, अफेक्ट करेगा। आप जाके उसकी मदद करने की कोशिश करोगे। एटलीस्ट आप पे वो फीलिंग आएगी कि नहीं यार ये जहाँ फँसा है मैं शायद जाके इसका थोड़ा टाइम बचा सकूँ। अब वो बंदा बदतमीज़ हो वो अलग बात है, वो आपकी सुनने को तैयार ना हो। लेकिन ये जो एहसास आप में आ रहा है ना, ये आप समझ लो इल्हाम की एक किस्म है। ठीक है? ये एक तरह की स्पिरिचुअल हियरिंग है। अब स्पिरिचुअल हियरिंग में और ये जो मैंने अभी आपको बताया इसमें फ़र्क क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो चीज़ आपने एक बंदे की हेल्प करने जा रहे हो ना उसमें इल्हाम कम है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि आप उस चीज़ से एक्सपोज़्ड हो। इल्हाम में या स्पिरिचुअल हियरिंग में मोस्टली आपको जो चीज़ें फ़ील हो रही होती है ना, वो लॉजिकल सेंस बनाएँगी नहीं। इसलिए इसके ऊपर एक पूरी साइंस है, ठीक है? कि आपने फ़र्क कैसे करना है। क्योंकि जेन्युइन इल्हाम अलग चीज़ है और ये जो आपका नफ्स है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है कि आपको इल्हाम हो रहा है। तो इसको सेपरेट करने के क्या तरीके हैं, इस पे हम डिटेल में आगे बात करेंगे इन अ डेडिकेटेड एपिसोड। लेकिन अभी के लिए आपको अगर ये स्पिरिचुअल हियरिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया है, वही आपने ज़िंदगी में सुना होगा अल्लाह के वली होते हैं, हमारे ख़ानदान में कोई एक शख़्स है जो बहुत अल्लाह वाले हैं, उनसे जाके पूछो उनको फ़ौरन सही जवाब पता होता है। आपको ये अलग-अलग रिलिजन्स में भी दिखेंगे क्योंकि इसकी ये जो स्पिरिचुअल हियरिंग है ना, इसकी रिक्वायरमेंट रिलिजन नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने खुद पे कितना काम किया हुआ है और आप रियलिटी में कितने ग्राउंडेड हो। ये इस चीज़ की बेस पे खुलता है। और ये अगेन आसान काम नहीं है सर, आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पता है मैं रियलिटी में 100% नहीं हूँ, हर कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत जान लगती है, एफर्ट लगता है करने में। इसलिए ये फ़र्क करना प्लीज़ समझिएगा, डायरेक्ट ये नहीं सोचिएगा कि मुझे कोई नॉलेज आ रही है तो इल्हाम ही हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नफ्स आपको बेवकूफ़ ही बना रहा होता है। और ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं पैगंबरों की, इससे आपने एटलीस्ट ये एसेंस या ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि चले ठीक है, वही नहीं आ सकती, कुरान नहीं नाज़िल होगा, लेकिन सर्टेन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विद द डिवाइन पॉसिबल है। कैसे है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये सेंसेस हमारे पास होना यही इस बात का एक तरह से प्रूफ है कि अगर आप अपने 5 सेंसेस से ऊपर जाके एक्टिवेट होना चाहो, तो ये पहले प्रॉफ़िट्स करके दिखा चुके हुए हैं। उसके अलावा हमारी लाइफ़ में भी केसेस हमें मिलते हैं जिनमें लोगों ने ये किया हुआ होता है। आई थिंक इस वीडियो के एंड में थोड़ा डिस्कस करेंगे अपनी पर्सनल एग्जांपल से कि इस तरह के लोग मुझे कहाँ-कहाँ टकरे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का बड़ा करम रहा है, तकरीबन 2 ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अल्लाह के वली ही थे। मतलब इस लेवल पे थे कि उनके बराबर में बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कुछ ग्रो कर रहा है। हैप्पीनेस फ़ुज़ूल में फ़ील हो रही थी। फिर एंड में इसके बारे में बात करेंगे। बट अगर ये वही का और इल्हाम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर हम आगे थोड़ा जा सकते हैं। हम थोड़ा-सा वेद के पैरेलल्स में भी देखेंगे, क्योंकि वेद के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे अंतर शब्दा कहा जाता है। अगेन मेरी
संस्कृत प्रोनाउंसिएशन में बहुत बुरी है, वो ट्रांसलेट करके ही काम कर रहा होता हूँ। लेकिन वो इसी चीज़ की बात कर रही है। अच्छा, वेद की मज़ेदार बात ये है कि वो मोस्टली ना साउंड के नज़रिए से बात करते हैं। तो वेद में इसको कहा जाता है ये एक इनर साउंड है, ठीक है? आपकी स्पिरिचुअल हियरिंग। क्योंकि स्पिरिचुअल हियरिंग बाहर से कोई साउंड नहीं है जो आपको अंदर आ रही है, आपके अंदर एक वाइब्रेशन एक्टिवेट हो रही है और म्यूज़िक या साउंड बेसिकली वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये वाइब्रेशन है और अगेन ये आपका कल्ब का एरिया है ना, ये जो चेस्ट का एरिया जो आपका ऑर्गन वाइज सबसे ज़्यादा हैवी एरिया है, ये यहाँ महसूस होती है। ठीक है? इसी के गिर्द एक पूरा योगिक सिस्टम डिजाइंड है इसको एक्टिवेट करने के लिए, स्पिरिचुअल सेंस को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है? इसको नादा योगा कहा जाता है। प्लीज़ ये नाम सुन के इसको गूगल करके अकेले में ट्राई ना कीजिएगा। योगा प्रैक्टिस करने के लिए आपको बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो खुद योगा प्रैक्टिस कर रहे हों, वही आपको सही से गाइड कर सकते हैं। बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक पॉस्चर्स हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये अगर आप मतलब आप अंतार शब्द खोलना चाह रहे हो, तो इसकी पूरी एक साइंस है, वो फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है? और ये सिर्फ़ इतना नहीं है कि आपको वाइब्रेशंस फ़ील करा रही है, या इसमें से कोई सेंसेशंस आ रही हैं, ये आपको ट्यूनमेंट दे रही है आपके एनर्जी सेंस की, ठीक है ना? ये फ़र्क आ जाता है योगा में और इस्लाम में, बिकॉज़ योगा मोस्टली बॉडी की और इन एनर्जेटिक की ट्यूनिंग के लिए बनाया गया है। वो डिवाइन से कनेक्शन के लिए नहीं है। वो फिर एक और डीप टॉपिक है, उसमें हम इंशाल्लाह ज़रूर घुसेंगे। बट सूरह बकरा की वो आयत मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, जो कहती है कि व्हेन माय सर्वेंट आस्क्स यू अबाउट मी, आई एम इंडीड नियर। आई रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द कॉलर व्हेन दे कॉल अपॉन मी। मैं शायरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, जब ये मुझे आवाज़ देते हैं, मैं जवाब देता हूँ। ये मेरी ज़ुबान में ट्रांसलेशन ये बनती है। ये जो अल्लाह पाक कह रहे हैं ना मैं जवाब देता हूँ, वो ये वाले सेंस के थ्रू आ रहा होता है, जहाँ तक मेरे डेटा ने मुझे बताया और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है? अगर आपको अब इसकी थोड़ी क्लैरिटी आ गई है कि स्पिरिचुअल हियरिंग क्या है, तो हम एक भारी कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहेंगे। ये है सेंस नंबर 8, ठीक है? ये भी आपकी रूह से ही आ रहा है, लेकिन अगर हम वैदिक कॉन्सेप्ट्स में कहें तो ये आपकी एनर्जी से ही आपके चाक्रास में बना हुआ है, ओके? इसको अब वज्द कहा जाता है। वज्द को कहा जाता है अंग्रेजी में सेंट ऑफ द अनसीन। आपको डिवाइन की खुशबू आ रही है। अब जिसने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है वो तो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ उसके लिए ये एक बंदे को वजद में देखना ऐसे ही होता है जैसे कोई उसको दौरे पड़ रहा है। क्योंकि आपने वजद अगर अचीव किया है, थोड़ा सा अगर इसको बायोलॉजिकली देखें तो हमारा जो डीएमएन नेटवर्क है, हमारी जो नफ्स है, वो शट डाउन हो गई। हमें एक ऐसी सेंसेशन आई है जो जैसे लहर नहीं आती है पूरी बॉडी के ऊपर करके हावी होके नीचे गिरती है, अगर आपने कभी समंदर एक्सपीरियंस किया हो। ये लिटरली इसी के आसपास होती है। एक स्पेल की तरह आपके अंदर घुसेगी और पूरी बॉडी के ऊपर काबिज आ जाएगी। अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो ड्रम्स के ऊपर लोगों को डांस करता हुआ देखते हुए, देखिए ड्रम्स की ना एक बहुत बायोलॉजिकल मैकेनिकल रीज़न है कि वो आप पे इतना काम करता है, क्योंकि इंसान के जो सेंसेस डेवलप होना शुरू होते हैं ना जब वो पैदा होता है, सबसे पहला तो वैसे टच डेवलप होता है, उसके बाद सेकंड जो है वो आपका सेंस ऑफ हेयरिंग डेवलप होता है। आपने सबसे पहली चीज़ जो सुनी है ना इस दुनिया में आते ही, वो हार्ट बीट सुनी हुई है। इसलिए आपको ड्रम्स थेरेप्यूटिक ड्रम सर्कल्स में भी यूज़ होते हुए दिखते हैं, हीलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो ड्रम्स सुनने के बाद आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन आपको महसूस होती है, यूँ समझ लें ये एक तरह से आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जा रहे हैं समझने के लिए कि वजद का एक्सपीरियंस कैसा होता है। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मुझे वज़्द करना आता है। प्लीज़ ये सोच के मेरे साथ सेशंस बुक ना कीजिएगा। मेरा भी आपका वाला ही हाल है। अल्लाह का करम है और हम चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है तो इसको समझें। ये एक बाकायदा अलग से पूरा सेंस है जो कि आपके ये आपकी आपकी स्पिरिट के अंदर होता है। ठीक है? इसको अभी सोल ना समझिएगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी और आपकी सोल कंबाइन हो रही है ना तो आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रही है, जिसको हम इंसान कहते हैं। ये इस इंटरसेक्शन के सेंसेस हैं। ठीक है? और बहुत बहुत फ्रॉडिया भी है, जो वजह फेक भी करते हैं, ठीक है? और कुछ ड्रग्स भी ऐसे हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आपको या अब्यूज़ जो है वो मशहूर ज़माना हेरोइन ही है, जिसको वो आप पॉपी कहते हो, ठीक है? उसके अब्यूज़ से आपको जो पूरी बॉडी के अंदर रशेज़ आ रहे होते हैं, मेजॉरिटी लोग ये गलतफ़हमी रख लेते हैं कि ये वजद की फ़ीलिंग है, कि ड्रग्स के थ्रू उनको हायर कॉन्शसनेस मिल रही है। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको वजद कैसे होगा, लेकिन वज्र के एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज़ किया गया है, ड्रमिंग को यूज़ किया गया है, ज़िक्र को बहुत यूज़ किया गया है। ज़िक्र भी यही है ना, आप एक तरह की रिदम प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये टूल्स हैं, गारंटीज़ नहीं है। प्लीज़ ये माइंड में रखिएगा, ठीक है? एक कौन से इसको मतलब
चलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शेयर करता हूँ आपसे। मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसने ईमान का ज़ायका चख लिया ना, वो वो गारंटीड मुसलमान है। जब तक वो ज़ायका आपने नहीं चखा है, आप मुसलमान तो हो टेक्निकली, लेकिन मोमिन नहीं हो, ठीक है? तो इसको आप यूँ देख लें कि एक तो एक्नॉलेज करना है कि एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है और एक उसको एक्सपीरियंस करना है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रेफ़रेंस के तौर पे, मेटाफ़ोरिकली तौर पे हमें ज़ायके की बात कर रहे हैं कि फ्लेवर ऑफ ईमान। समझ रहे हैं? अब इसलिए मैं ये हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, 'कॉज़ ऑन माय पर्सनल लेवल यहाँ से हमें एक थोड़ा-सा क्लू मिल रहा है कि जब आप ईमान को एक्सपीरियंस करते हो, तो वो कहीं न कहीं वजद की फीलिंग से ही फ़ैमिलियर है, क्योंकि एक तरह का टेस्ट आ रहा है, एक तरह की सेंट आ रही है, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है? ये लॉजिक बेस्ड नहीं चीज़ नहीं है। ये सेंस ही नहीं बनती कि आप बैठे हो, आपको अचानक से कोई स्मेल आना शुरू हो जाए। और ये उससे भी ऊपर का कॉन्सेप्ट है जो आप में घुसाने की कोशिश हो रही है कि वो स्मेल की तरह फ़ील होगी, लेकिन वो स्मेल नहीं है। हाय! इन 15 सेंसेस के ऊपर बात करते हुए ना मुझे इसलिए हमेशा सबसे ज़्यादा घबराहट होती है, बिकॉज़ ये जब हमने 5 सेंसेस से ऊपर जाना शुरू कर दिया ना, तो इंस्टिंक्ट या सिक्स्थ सेंस जिसको कहते हैं ना कि मेरी छठी सेंस मुझे कुछ बता रही है, ये तो आई थिंक प्रीटी मच सबने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। बट अनफॉर्च्यूनेटली आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में अगर वज्द या इन चीज़ों में से आपने किसी को एक्सपीरियंस किया भी होगा ना, तो बड़ा मुश्किल होता है फ़र्क करना। मोस्टली आपको ये लगेगा मैंने हैलुसिनेशन कर ली है या कोई ड्रग का असर है या बॉडी डैमेज होने की वजह से माइंड अजीब-अजीब कहानियाँ बना रहा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है? बायोलॉजिकल भी इसका साइड होता है। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को बगैर रेफ़रेंस के या अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को 100% किए बगैर इन पे काम करने की कोशिश ना कीजिएगा। और ये सारा आपसे डिस्कस करने की मेन वजह यही है कि इन पे काम नहीं करना होता है। खुद पे काम करना होता है। वो जो आपको नदा योगा बताया है, उसकी प्रैक्टिसेस जब आप देखोगे ना, उसके लिए पहले एक पूरा लाइफ़स्टाइल चाहिए कि आप किसी पहाड़ या समंदर के किनारे रह रहे हो, फिर वो आइडियली एक्टिवेट होता है। तो पॉइंट नहीं है उस चीज़ के पीछे जाने का। आपके लिए मेंटली टॉक्सिंग हो जाएगा। ठीक है ना? अब सेंट ऑफ द अनसीन अगर आपने लाइफ़ में कभी एक्सपीरियंस किया है, तो होता है ना कभी-कभी बंदा कहता है, "यार, मुझे यहाँ से डेंजर की वाइब आ रही है।" या मुझे इस बंदे से सही वाइब नहीं आ रही। ये जो वाइब का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली यहाँ पे सेंट ऑफ द अनसीन में या वजद के अंदर भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये बेसिक लेवल पे आपको टेस्ट दे रहा है कि आप अगले बंदे की एनर्जी पकड़ पा रहे हो। आप डिवाइन की एनर्जी नहीं पकड़ पा रहे, आप बंदे की पकड़ पा रहे हो। तो ये लैंग्वेज या फिर ये अल्फ़ाबेट सेम हो जाते हैं। ठीक है? अब अगर आपने कभी ज़िंदगी में किसी अल्लाह के वली से या किसी बहुत ही हम्बल और ऑनेस्ट अनअपोलोजेटिकली ऑनेस्ट आदमी से भी इंटरैक्ट किया होगा, तो वो जब आपसे बात कर रहा होगा ना, आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि मेरे सवाल करने से पहले इसने जवाब दे दिया है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल उनके पास कोई मतलब डाउनलोड्स हो रही है, कोई बहुत खतरनाक एनर्जी आ रही है या उनके पास अनसीन की नॉलेज है। वो ऑन अ बेसिक लेवल ये सेंस होता है। और ये मैं इतना खुल के आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जो कहीं से भी रिलीजियस या अल्लाह वाले दिखने में नहीं थे। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी या उनके कैरेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी थी कि वो अगर किसी चीज़ को सच मानते थे तो वो बोलते थे कि भाई आपको लगता है कि ये झूठ होगा, मेरे को तो सच ही लग रहा है। उनके अंदर ये एबिलिटी एबिलिटी टू स्मेल डेंजर, दूसरे के इमोशंस और थॉट्स को स्मेल करने के लेवल पे सेंस कर लेना कि आगे बैठा है, विद इन अ 15 सेकंड उसने जो बोला है ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ का जवाब दे रहा है जो मेरे अंदर चल रही थी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब आगे जाने से पहले मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए एक छोटा-सा एक छोटा-सा अपना आज़माया हुआ फ़ॉर्मूला या गिफ्ट आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँ। अब इन सेंसेस को मैंने एक्सपीरियंस तो किया है, अल्लाह का बड़ा करम रहा है। कुरान सुन्ना की रोशनी में या सूफिया कराम या सूफ़ीज़ मेटाफ़िज़िक्स के ज़रिए जिस तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं कि ये सेंसेस उनके डेवलप हो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने भी इसी तरह की हरकतें करना शुरू मैं इन्हीं टेक्निक्स को फ़ॉलो कर रहा था जब ये सेंसेस मेरे हाइटन होना शुरू हुए थे। आजकल नहीं कर रहा हूँ, आजकल बस नमाज़ ही हो जाए बड़ी बात है। आजकल लाइफ़ बहुत डिमांडिंग हुई हुई है। बिकॉज़ इन तीनों चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है? आपको स्पिरिचुअल टेस्ट एक्टिवेट करना है, आपको स्पिरिचुअल मतलब सेंट ऑफ द अनसीन चाहिए या आपको वज्द चाहिए। तो आपने इन 3 पे नहीं फ़ोकस करना है, आपने ज़िक्र पे फ़ोकस करना है। क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ या ये 3 सेंसेस इवेंचुअली एक तरह की वाइब्रेशन ही है। तो सबसे गारंटीड वे ऑफ गेटिंग क्लोज टू देम इज़ टू कि इन सेंसेस को एक्टिवेट करने पे फ़ोकस ना करें, ज़िक्र पे फ़ोकस करें। कोई भी एक ज़िक्र पकड़ें जिसको आप रोज़ कंसिस्टेंटली, रेगुलरली कर रहे हो। तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता अब जब आपकी बॉडी ट्यून होती जाएगी, तो ये सेंसेस आपको एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाएँगे। खुलेंगे या नहीं खुलेंगे वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। मैं इसी अप्रोच से चलना प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि ये सेंसेस उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना खुद पे काम करना होता है।
मतलब एक तो ज़िक्र हो गया, दूसरी चीज़ है आप आपने मेरी नमाज़ क्वांटम मैकेनिक्स वाली वीडियो शायद देखी होगी। अगर नहीं देखी है, तो दूसरी टेक्नीक एक्चुअली सलाह है, जिससे आपके ये सारे सेंसेस खुलते हैं। बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप सलाह को एज़ अ टेक्नोलॉजी, एज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो ना, तो आपके ये सारे के सारे सेंसेस बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे आप चाहो या ना चाहो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप वेव कोलैप्स फंक्शन लगा रहे हो। वेव कोलैप्स फंक्शन क्या है? आपकी जितनी भी अटेंशन है, आपका जितना भी फ़ोकस है, वो सारा आप एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो। ये आप करोगे, रेगुलरली करोगे, मिनिमम 5 साल करोगे, मिनिमम 5 साल कह रहा हूँ मैं, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, तो आपको ये सेंसेस गारंटीड एक्सपीरियंस हो जाएँगे। खुलने की मैं गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। कम से कम 4-5 साल जब एक प्रैक्टिस को आप इमोशनली एब्ज़ॉर्ब कर देते हो ना, कि बिना सोचे कर रहे हो, लेकिन जब भी कर रहे हो फीलिंग के साथ कर रहे हो, तो नमाज़ से भी ये सेंसेस आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी टेक्नीक, मैं इसको टेक्नीक कह रहा हूँ, वैसे ये टेक्नीक नहीं है। ये एक तरह से हमेशा मेरी दुआओं का जवाब रहा है, जो मैंने अल्लाह पाक से की है। तीसरी टेक्नीक इज़ कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब ये नहीं है कि अच्छी बीवी होनी चाहिए। कंपेनियनशिप का मतलब है सोहबत। ऐसे लोगों में, ऐसी जगहों पे, ऐसे इलाके में जाके बैठो, इसमें मैं स्पेशली अपनी तरफ से ये बोलना प्रेफ़र करता हूँ, जहाँ पे ईथर या ज़िंदगी ज़्यादा हो। जहाँ पे ज़िंदगी, नेचर, लाइवलीनेस होगी, वहाँ बैठ के खुद ब खुद आपके सेंसेस खुलना शुरू हो जाते हैं। सस्टेन्ड खुले रहेंगे अगर आप वहाँ बैठे रहोगे। दिस मच आई कैन टेल यू। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है कि सारी ज़िंदगी पहाड़ पे गुज़ार दो या समंदर में गुज़ार दो। कुछ अगर ये सेंसेस आपके अच्छी कंपेनियनशिप में, अच्छी सोहबत में खुल रहे हो, या तो नेचर में खुल रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ बैठने से खुल रहे हैं जिनके पास ये सेंसेस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है ना? ये भी एक टेक्नीक है जो काम करती है। मेरे पास ज़िंदगी में 2 दफ़ा ऐसा मौका मिला जिसमें मैं ऐसे बंदे के बराबर में जाके बैठ गया कि मुझे बाकायदा फ़ील हुआ ना सिर्फ़ ये सेंसेस खुले हैं, बल्कि मैं ये कैमरे पे गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर वो 2 लोग मैंने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस नहीं किए होते, अपनी लाइफ़ में नेगेटिव या ड्रग अब्यूज़ में जाने से पहले, तो शायद मैं ड्रग अब्यूज़ से बाहर ही नहीं आ पाता। क्योंकि मैंने कभी बगैर ड्रग्स के वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की होती। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ड्रग्स तो खेल रहा है आपके, भाई केमिकल डाला है, पता नहीं क्या कर रहा है आपके साथ। सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, रिस्क है। लेकिन जब आप एक इंसान के साथ बैठते हो ना, एक इंसान के साथ जब आप बात करते हो, उसको टच करते हो, तो सिर्फ़ मेमोरी नहीं बनती है, कनेक्शन बनता है। आपको दिखता है कि यार इसमें मेरे जैसा कुछ है। ये एक्सपीरियंस किया हुआ था और अल्लाह पाक ने कराया है, तो शायद इसलिए मैं आज आपके सामने बैठ के ये सारी चीज़ें इतना खुला बोल पा रहा हूँ कि स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन एक इंसान से भी हो सकती है। और एक बहुत बड़ा रीज़न मेरी स्पिरिचुअल कोचिंग को एक हद तक चलाने का और आप लोगों तक पहुँचाने का ये भी है कि हमारे पास स्पिरिचुअल कोचिंग या स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज सबसे पहले हमारी फैमिली से आती है। वो फैमिली से नहीं आ रही है और आई थिंक 2 जनरेशंस अब हो गई हैं जो ये नहीं आ रही है। इसलिए आप लोगों को, मुझे भी ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल ये प्रॉब्लम रहा कि रूहानियत या मेरे ये सेंसेस की नॉलेज होना तो बहुत दूर की बात है। पता मतलब पता होना तो बहुत दूर की बात है। अगर ये किसी से पता भी लगता तो उसकी लाइफ में ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए, पहले थॉट क्या आती थी, इस पे जादू हो गया होगा। इसको किसी ने मैनिपुलेट किया है, इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। बजाय ये इवन रियलाइज करने के कि ये सेंसेस एक्टिवेशन भी हो सकती है। ठीक है ना? अब कुरान में भी कुरान में तो अच्छा, अब कुरान पे बाद में आएँगे। मैं थोड़ा-सा आप लोगों को सूफ़ी मेटाफ़िज़िक्स में ले जाना चाहता हूँ। देखिए, मैं खुद सूफ़ी नहीं हूँ वैसे, ठीक है? सूफ़ीज़्म बहुत कमिटमेंट माँगता है। मैंने ट्राई ज़रूर किया सूफ़ीज़्म में टाइम गुज़ारने का, और मैंने देखा कि सूफ़ीज़्म जो है ना, 3 चीज़ों को बड़ा फ़ोकस करते हैं, जब वो अपने इन सेंसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने यही किया हुआ है ना, कम्युनिटी बनाई हुई है। एक बहुत टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें ये नॉलेज वो प्राइमरीली थ्रू मतलब कंपेनियनशिप या थ्रू सोहबत ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि एक बंदे के चेहरे पे नूर है या नहीं है, और नूर क से मेरा ये मतलब नहीं है कि बंदा गोरा है, उसके चेहरे पे सुकून या कम्फ़र्ट है या नहीं है। आप किसी भी इंसान, हम लोग नॉर्मली लोग अपने घरवालों को भी इतने गौर से देखते नहीं हैं। आप किसी को 5-10 सेकंड तक बैठ के देखो ना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपको पता लग जाएगा वो क्या फ़ील कर रहा है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंटली अंदर से कंफर्टेबल चल रहा है ना, उसको आप जब भी देखोगे, आपको एक हल्का-सा टच ऑफ कामनेस मिलेगा ही मिलेगा। ये पहला क्राइटेरिया होता है सूफी मेटाफिज़िक्स में चेक करने का कि ये बंदा कैपेबल है, ये सेंसेस खोलने के भी या नहीं है। कि अगर ये नेगेटिव चल रहा है तो भाई फिर इसको पहले दूसरी वाली ट्रेनिंग में मत डालो। दूसरा फिर होता है आपके मशफ़ पे देखते हैं। मशफ़ पे हम डिटेल में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ होती है लुकिंग एट द सी, कि ये समंदर को कैसे देखता है। ये आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन कभी आप सी व्यू पे जाएँ या समंदर के किनारे जाएँ, तो आपको समंदर की एनर्जी अलग से फ़ील होती है। क्योंकि समंदर भी एक बहुत बड़ा का अम, स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि समंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी रिसाइक्लर है। ठीक है? ये हमारे लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए
एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमें हेल्दी रखती है। और आपको दिखेगा भी बहुत सारे मेडिटेटर्स की पुरानी पुरानी तस्वीरें जो बनी हुई हैं वो या तो दरख्तों के पास बैठे हुए हैं या समंदर के पास बैठे हुए हैं। उसकी बहुत लॉजिकल सी वजह है। दरख्त के पास बैठे वो क्या कर रहा है, दिन में आपको ऑक्सीजन बना के दे रहा है, समंदर भी यही कर रहा है। इसलिए एक इंसान समंदर को कैसे देखता है या समंदर के पास कैसे बैठा हुआ है, इससे पता लग जाता है कि वो अपने डीएमएन नेटवर्क को या अपने आप को कामनेस में रख पा रहा है या नहीं। ये सूफीज़ के लिए बहुत मैटर करता है। अगर आपका सूफीज़्म में जाने का इरादा है, तो प्लीज़ ये 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। ज़रा अपने चेहरे पे चेक रखें कि चेहरा हेल्दी है या नहीं है। डाइट का थोड़ा ध्यान रखें। मशफ़ के अंदर यही है। वैसे मशफ़ पे हम अभी डिटेल में बात करेंगे, बट एट लीस्ट ऐसी किसी जगह पे ज़रूर जाएँ, जो मैं हर दफ़ा बोलता हूँ, जहाँ पे ज़िंदगी है, जहाँ नेचर है। जिसमें सबसे ईज़ी समंदर का किनारा है, लेकिन कोई लेक या कोई जंगल भी होगा ना, तो आपको ये कामनेस का थोड़ा-सा ज़ायका, वो कहते हैं ना, ज़ायका ऑफ डिवाइन या हल्का-फुल्का आना शुरू इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है ना जी? अब हम घुसेंगे सोल के सेंसेस में। सोल के सेंसेस को पहले तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बेसिक लेवल पे कवर करूँगा। फिर आप लोगों से डिस्कस करूँगा एक स्टोरी जो मेरी अपनी ज़ाती लाइफ़ एक्सपीरियंस है। और फिर आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज़, एक तरह का सरप्राइज़ है। अब ये जो सोल सेंसेस हैं, मैं इनको बेसिक टच इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पहले पता लग जाए ये क्या है, वरना इनकी डेप्थ बहुत है। क्योंकि अगेन, ये सोल के सेंसेस हैं, इनको समझा नहीं जा सकता। ये मेरे में भी एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ऊपर-नीचे होते रहे। आजकल तो सेहत ख़राब चल रही है और आँखों की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी मुश्किल होता है कि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ। अल्लाह का बड़ा करम है जी, फिर भी लेकिन अच्छे जा रहे हैं, बट प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें कि दूसरी आँख भी सही से ऑपरेट हो जाए। बट ये वाले जो सेंसेस हैं ना, ये आपकी बॉडी पे एक्चुअली डिपेंडेंट है नहीं। ये आपकी कामनेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना? जो आपने अपनी एनर्जी के थ्रू अचीव किया हुआ है। तो अगर आप फिज़िकली हेल्दी नहीं भी हो, लेकिन अंदर से काम हो, चीज़ें खुद ब खुद खुलती हैं। इनके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। इनके लिए सिर्फ़ अपने आप को एक तरह के बैलेंस में लाना होता है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया है, मुझे मैसेज भी किया है कि कोई मेडिटेशन बता दे, कोई टेक्नीक बता दे जिससे हमारा फलाना मसला हल हो जाए, फलाना मसला हल हो जाए। देखिए, एक मसला हल होगा, दूसरा मसला आएगा, पहले तो ये बात है, ठीक है? मसले हल नहीं होते हैं, चैलेंजेज़ हैं, ग्रो करने की अपॉर्च्युनिटीज़ है। पहले तो ये माइंडसेट आप पकड़ लोगे, मसले आपको बॉदर नहीं करेंगे। सेकेंडली, ऐसा कोई यूनिवर्सल टेक्नीक या मेडिटेशन नहीं है, कोई भी नहीं है, जिससे आपके मसले हल होते हैं। मेडिटेशन से आपको मसला पता लगता है कि ये मसला है, और आप एक तरह से बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होते हो कि अब इस मसले को फेस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ये मेडिटेशन की सबसे सादा ज़ुबान में एक्सप्लेनेशन है। फिर मेडिटेशन इतनी ब्रॉड टर्म है कि इसमें मैं आपके साथ जैसे लैंग्वेज ऑफ द सोल है, वैसे हम लैंग्वेज ऑफ मेडिटेशन बना सकते हैं। बट अगेन, अब हम आ रहे हैं पहले डिवाइन सेंस के ऊपर। इसी को बेसिकली मुशाहिदा कहा जाता है। ठीक है? अगर अगर अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ, तो उसको कहते हैं डिवाइन विटनेसिंग। ठीक है? इट इज़ द डायरेक्ट विटनेसिंग ऑफ डिवाइन रियलिटी। आपको डिवाइन अब अपनी हर जगह ऑब्जर्वेशन पे आ रहा है। ये विजुअल या साउंड की बात नहीं हो रही, ये ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। अगेन, अगर ऑब्जर्वेशन पे आप थोड़ा बहुत और समझना चाहते हो, तो लैंग्वेज ऑफ द सोल की पहली और दूसरी एपिसोड को ज़रूर देखें, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से क्रिएशन क्रिएट की गई है, और क्रिएशन क्रिएट होने के प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन भी क्रिएट की गई है। प्राइमरी चीज़ वो है, और ये हमारे अंदर बिल्ट इन है। इसलिए जब आपके अंदर डिवाइन विटनेसिंग आती है, आपके अंदर 3 ऐसी चीज़ें खुलती हैं, जो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, मैं आपको पूरी तरह समझा भी नहीं सकता। ये इनकी ब्यूटी है। ठीक है? इसमें सबसे पहला होता है इल्मुल यकीन, कहते हैं इसे उर्दू में। ठीक है ना? अब इल्मुल यकीन पे बात करने से पहले मैं फिर दोबारा ये आपको कहना चाहूँगा कि ये किसी टेक्नीक से एक्टिवेट नहीं हो सकते। डार्क स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, वो यही है कि वो सोल सेंसेस को मेडिटेशन या ज़िक्र से एक्टिवेट कर रहा है। वो स्पिरिट सेंसेस हैं, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है? वो हवसल आप एक कह सकते हो हवसल कल्ब है। अब हम जा रहे हैं हवसल सिर में। ठीक है? डिवाइन रियलिटी आप खुद बन जाओगे। मतलब ये वो सेंसेस है जिस पे प्रॉफिट्स नॉर्मल में ऑपरेट करते हैं। ये एक अल्लाह के वली के औलिया कराम का मतलब ग्रैंड मास्टर लेवल है, क्योंकि उनका भी एक पूरा पाथ होता है सीखने का। उसकी भी डिटेल्स है जिसमें हम ज़रूर जाएँगे। मतलब उनकी जो स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हो रही है, उसके पीक पे जाके ये सेंसेस उनको एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक तरह से उनकी जो तरबियत होती है, जिसके लिए वर्ड यूज़ होता है, जिसके लिए सिलसिले डिज़ाइन किए गए थे ओरिजिनली, वो ये इस अवेकनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन्ड है। गारंटी फिर भी नहीं है कि होंगे। ठीक है ना? तो इल्मुल यकीन क्या है? नॉलेज की सर्टेनिटी। आपको आपके पास जो नॉलेज है,
वो नॉलेज है, वो बिलीफ नहीं है। मतलब मौला अली कहते हैं ना कि अगर ये सारे डिवाइन के पर्दे हट भी जाए तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उसको डिवाइनली एक और सेंस के थ्रू एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपनी लिटरल आंखों के थ्रू नहीं किया हुआ। तो कहते हैं हट भी जाएंगे तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि समझ में आ रहा है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ये इल्म यकीन है, ठीक है। एक एक ये नॉलेज जब आप में आती है ना तो आप में एक तरह की आग जल जाती है। इससे बेहतर मैं समझा भी नहीं सकता कि ये एक आम आदमी ये नॉलेज हैंडल भी नहीं कर सकता, इसको कैरी करना मुश्किल होता है, लोग पागल भी हो जाते हैं। इस वजह से वो जो मेरा फॉरबिडन वाला ग्रुप है वो मैंने पे डिलीट ही कर दिया। बिकॉज मोस्टली फॉरबिडन नॉलेज यही है जो अब आपके सामने होना भी शुरू हो गया है। ये वर्ल्ड वॉर वाला सीन, किस तरह से इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं, किस तरह से सोशल मीडिया से अब आपकी रियलिटी कंट्रोल हो रही है, यही बेसिक फॉरबिडन नॉलेज है आज के ज़माने में। अब मैं ये आपको बता भी दूंगा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस्ड है, ठीक है। और जिसको ये चीज़ कन्फर्म पता है वो इसी सोशल मीडिया को, ठीक है, इसी वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर अपने आप को स्टेबलाइज़ कर सकता है। वो अपने सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मतलब आम आदमी के बस की बात नहीं है ना। अगर कोई बंदा ये कर पा रहा है तो फिर वो हाई लेवल का बिलियनियर, ट्रिलियनियर, इलॉन मस्क टाइप का माइंड का होगा तो ही कर पाएगा। अब उसके पास ये नॉलेज उसके सेंसेस के थ्रू आ रही है। हम इल्मुल यकीन की बात कर रहे हैं। तो ये नॉलेज अगर किसी ऐसे शख्स के पास है जैसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो कुरान में दी हुई है। बस उनको गिवन है। उसके लिए उन्होंने कोई एफर्ट या कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई। ओके? और इसी डिवाइन विटनेसिंग का एक हिस्सा होता है जिसको हम ऐनुल यकीन कहते हैं, द आई ऑफ सर्टेनिटी। मतलब आपको एक हद तक अब रियलिटी के अंदर रेफरेंसेस दिखना शुरू हो गए डिवाइन के। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूंगा, फ्रैक्टल्स। मतलब ये साउंड पे ज़्यादा काम करने से मेरे साथ हो चुका है, इस पॉइंट तक हो चुका है कि अब अगर मैं ये चश्मा उतारता हूँ तो मुझे दूर का बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो करीब का दिख रहा है वो हल्का हल्का हिजी है। और जब लाइट में कम करता हूँ तो मुझे फ्रैक्टल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट हेल्दी। आपको अगर फ्रैक्टल्स दिख रहे हैं तो आपकी आई साइट इंतहाई सेंसिटिव हो गई है। वो इसके बाद फिर कैटरैक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर आपको तेज रोशनी में नहीं दिखता। लेकिन ये डिवाइन विटनेसिंग अगर आप हेल्दी तरीके से कर रहे हो, मेरी तो आंख डैमेज हुई है तो मुझे दिखा है, आप हेल्दी तरीके से दिख रहे हो तो आपको हर चीज का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है। मैं ये आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पैरेलल को समझें। क्योंकि मेजोरिटी लोग इसमें मेनली साइकेडेलिक्स और ये डीएमटी वगैरह आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको डीएमटी ब्रीदिंग की अलग से वीडियो एज एक्सरसाइज दी है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता करके स्टैमिना बिल्ड करें, ताकि जब आप उस पॉइंट पे पहुंचे ना कि आपकी ऑब्जर्वेशन डीएमटी बेस्ड चल रही है तो ऑर्गेनिकली चल रही है, बॉडी हैंडल कर पाए वो डीएमटी को। ये नहीं बाहर से पूरी बोतल चढ़ा रही है और फिर अगले दिन अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। वो जो पूरी बोतल चढ़ा ली या फिर जो भी ड्रग मिला कंज्यूम कर लिया, उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। आपके अंदर वो केमिकल तो प्रोड्यूस हो रहा है जो आपके अंदर आई ऑफ सर्टेनिटी को मतलब प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि बाहर से डाला है वो सस्टेन नहीं होगा। और ये भी एक साइड है उसकी जिसकी मैं डीएमटी की बात कर रहा हूँ। जब हम आई ऑफ सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं ना, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। अगर होता ना तो आज तक ये डॉक्यूमेंट हो चुका होता। अगर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं मैक्सिमम वो एनर्जी तक ही पॉइंट पे आ सकते हैं। ये जो आपको सर्टेनिटी है ना कि आप किसी से मिल रहे हो, आपको कंफर्म पता है कि हाँ ये बंदा भरोसे लायक है, ये आई ऑफ सर्टेनिटी कहलाती है, ठीक है। और अगेन मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा, मेरे लिए समझाना अजाब है क्योंकि फिर आपको यही लगेगा कि मैं किसी साइंस फिक्शन की बात कर रहा हूँ। बट ये आई ऑफ सर्टेनिटी आपके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल रियलिटीज खोलती है। आपको समझ में आ जाता है कि ये एबिलिटी अगर एक इंसान के पास, एक बंदा उड़ सकता है फॉर एग्जांपल, तो ये बात की गारंटी नहीं है कि ये कोई अच्छा इंसान है। इस तरह की चीज़ें आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। बंदे के ऑब्जर्वेंट जो उसकी क्रिएटेड इमेज है ना, जिसको आज के ज़माने में कहते हैं ब्रांड बनाया हुआ है, ब्रांड के चक्कर भी नहीं पड़ते, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है आपकी डिवाइन विटनेसिंग का, इसको रियलिटी ऑफ सर्टेनिटी कहा जाता है। रियलिटी ऑफ सर्टेनिटी मतलब लिटरली यही है कि अब आप की जो ऑब्जर्वेशन है वो शट डाउन हो चुकी है। अब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, डिवाइन ही ऑब्जर्व कर रहा है। आप सिर्फ डिवाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप डिवाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि डिवाइन क्या ऑब्जर्व कर रहा है। अगेन ये इसको पैराडॉक्स कह ले, मतलब सबसे सादा या सिंपल एग्जांपल इसकी मैं दे सकता हूँ, मेटाकॉग्निशन की ही देख सकता हूँ, ठीक है। मेटाकॉग्निशन एक ऐसी स्किल है जो कि आम आदमी अटेन कर सकता है, जिसमें आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। मैं जो बात कर रहा हूँ डिवाइन को ऑब्जर्व करने की कर रहा हूँ, ठीक है। ये आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में शायद 5 या 10 सेकंड ही किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं किया होगा। और मैं क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैंने एक्चुअली सही से किया है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं ना, वो 24 घंटे डिवाइन को एज इट इज़, रियलिटी को एज इट इज़ देख पा रहे हैं। और उनको कंफर्म पता है कि वो जो देख रहे हैं वो डिवाइन ही है, कोई डाउट्स नहीं है। और ये उन्हें किताबों से नहीं मिली है नॉलेज भाई, ये कि लाइब्रेरी की नहीं है। ये डायरेक्ट सोल में एक्टिवेट हुई है, जो आप कहते हो ना हमरे रब्बी खुल रहा है। इसकी हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना पकड़ लें, ये मुशाहिदा है, ठीक है, ये डिवाइन विटनेसिंग है। इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको इब्न अरबी रेकमेंड करूंगा, ठीक है। इब्न अरबी की किताब है फसुल हिकाम। इसके अंदर मुशाहिदा को जितने डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है तजल्ली का, वो भी इब्न अरबी ने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। क्योंकि हम
सेंसेस ऑफ द सोल पे काम कर रहे हैं, तो मैं इस सेंस की डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप इसको बहुत खुले माइंड से देखना चाहते हो, आप इसको देखना चाहते हो ये डिवाइन सोल की सेंस और कहीं मेंशन्ड है या नहीं, तो आपको इसका एक वैदिक पैरेलल भी मिलेगा, ठीक है? ये वेदांतिक कॉन्सेप्ट है, जिसे ब्रह्माजिजाना कहा जाता है। आई एम सॉरी, बहुत अरसे बाद प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्रोनाउंस करते में मुश्किल हो रही है, कि डायरेक्ट नोइंग ऑफ द ब्राह्मण, जिसको अल्टीमेट रियलिटी कहा जाता है। तो ये वहाँ भी डिस्कस्ड है, इसके मैकेनिक्स थोड़े बहुत वहाँ डिस्कस्ड है। मैं अपनी तरफ से उनको रीपैराफ्रेज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बात करना चाह रहा हूँ अगले सेंस पे। बट अगर आप इस हदीस कुदसी से familiar है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी बहुत ईजिली ऑनलाइन, जिसमें कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, माई सर्वेंट कंटिन्यूज टू ड्रॉ नियर टू मी with voluntary deeds until I become the hearing which he hears, the sight which he sees, the hand which he strikes, and the feet within which he walks. आई थिंक बहुत अरसे तक मुझे लगता था ये कुरान की आयत है, फिर मैंने बाद में जाके थोड़ी रिसर्च की तो पता चला ये हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरा मेरा महबूब बंदा मेरे करीब आता है नफल व इबादत से, इतना करीब आ जाता है कि मैं उसके वो हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो चीज़ों को, वही पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुन रहा है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देख रहा है, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चल रहा है। तो हमें हदीस कुदसी में इन 3 सेंसेस का, इल्मुल यकीन का, ठीक है, ऐनल यकीन का और हक़्क़ल यकीन का रेफरेंस भी मिल रहा है ना? फूड फॉर थॉट है सर, इस बारे में सोचिएगा। और वही इसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग हदीस कुदसी, ये एक छोटी-सी क्लैरिफ़िकेशन है जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि हदीस कुदसी बेसिकली क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि हदीस कुदसी एक तरह का पैंथीनिज़्म है, ठीक है? वो बेसिकली वो पैंथीनिज़्म नहीं है कि जब आप हदीस कुदसी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, तो आप लिटरली ये देखो कि जो डिवाइन नॉलेज आ रही है, वो एज़ इट इज़ जा रही है। उसमें किसी भी तरह के इसके लिए जो बेस्ट वर्ड मैं आपको दे सकता हूँ ना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। क्योंकि मेरे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, जब वही नाज़िल होती थी, तो फिर वो आके नाज़िल होने के बाद कल्ब के अंदर, जो कहते हैं ना कल्ब में खुलती थी, तो वो सुनाई देती थी। बल्कि इसकी भी 4 अलग क्लासिफ़िकेशंस हैं, वही ना, अगेन ये बहुत डीप टॉपिक है। लेकिन जो हदीस कुदसी है, उसमें डिवाइन एक तरह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने के लिए। वो जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है ना, जिसमें एक वही नाज़िल हो रही है, ये वो बायपास हो रहा है। इसको ऐसे नहीं समझे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल रहे हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का कलाम है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डिवाइन बोल रहा है। ये हदीस कुदसी का कॉन्सेप्ट है। और ये एक बहुत एलीट लेवल ऑफ अलाइनमेंट होती है। मतलब मैं अपनी लाइफ में किसी से भी नहीं मिला जिससे मैंने ये अलाइनमेंट एक्सपीरियंस की हो, बट आपको लोग मिलते हैं जिनसे आप बात करते हो कि लगता है यार ये दिल से बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो वो माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट आपको कहीं ना कहीं फील हो जाती है। हदीस कुदसी इज द एक्सट्रीम ऑफ दैट, 100% डिवाइन अलाइनमेंट है, ठीक है? तब ये हदीस कुदसी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। बट मैं आपको हमेशा इनकरेज करूंगा कि आपने खुद भी रिसर्च करनी है। अगर आपको दिख रहा है कि वो हदीस कुदसी है, तो खुद भी चेक करें कि हदीस कुदसी क्या होती है और ये किस रेफरेंस से आ रही है। बिकॉज इसको यूँ समझें कि जब एक सर्वेंट, एक अल्लाह पाक का बंदा, ठीक है, अल्लाह का बंदा जो है, वो इतना ज़्यादा प्योरीफाई हो गया है कि अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस रहती नहीं है, उसका डीएमएन नेटवर्क परमानेंटली बंद है। अगेन आई थिंक अचीवेबल तो है, सस्टेनेबल नहीं है इन माय एक्सपीरियंसेस। लेकिन फिर इस पॉइंट पे आप खुदा नहीं बन रहे हो। वो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट से बाहर रहिएगा कि इंसान और खुदा में एक बहुत क्लियर फ़र्क है, जो कि हर मज़हब में बताया गया है, ठीक है? द डिवाइन इज़ फॉर्मलेस, ये बेसिक सा फ़र्क है। तो अगर आपको हदीस कुदसी एक्सपीरियंस हो रही है एक प्रॉफ़िट के थ्रू, वो प्रॉफ़िट डिवाइन नहीं बना है, डिवाइन का चैनल बना है। यहाँ पे आके मैं रुकना चाहूँगा कि उसके सेंसेस जो है ना, उसके थ्रू गॉड ट्रांसपेरेंट हो गया है। दैट इज़ द बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन एट द मोमेंट। बट अगेन, जिन लोगों ने अपनी लाइफ़ में कभी भी नेचर में या टेक्नोलॉजी से दूर टाइम गुजारा है, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, इस कुछ ना कुछ इसमें से आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा। वही ना, दिन में 15 मिनट दें खुद को, बैठे मेडिटेट करें, याद करें बचपन में क्या क्या हुआ है। कुछ ना कुछ रेफरेंस अल्लाह पाक ने आपको ज़रूर दिया होगा। अच्छा, इसके बाद है आपका एग्जिस्टेंशियल टच। ये भी बहुत हैवी सेंस है। इसको हम सेंस नंबर 12 कह रहे हैं, क्योंकि ये लिटरली वेल, हाउ कैन आई मेक दिस सिंपल। जब आप हेयरिंग द हक की या एग्जिस्टेंशियल टच की बात कर रहे हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बाईपास कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन पे अप्लाई होता है, कि आपकी रूह के थ्रू अल्लाह पाक आपसे मुखातिब है। ये हेयरिंग द हक वही हो गया कि आपको डायरेक्ट लोहे महफूज की जैसे डाउनलोड आ रही है, ठीक है, वो रूह को भी बाईपास हो रही है। और मेरे पास फिलहाल तो कोई एग्जांपल नहीं है इसको देने की। लेकिन जब आप तौहीद को एज, चले इसमें भी एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ
कि बिवेयर ऑफ द फिरासत ऑफ द बिलीवर फॉर दे सी द फॉर दे सी द लाइट ऑफ अल्लाह। ठीक है, अब ये जो वर्ड फिरासत है ये बात कर रहा है स्पिरिचुअल परसेप्शन की, कि एक जेन्युइन बंदा जिसके अंदर थोड़ा अल्लाह वाला खौफ है, जो थोड़ा हम्बल किस्म का इंसान है, उसकी जो आईसाइट होती है, ये उसकी बात नहीं हो रही, उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बड़ी शार्प होती है, वो फ़ौरन कैच कर लेगा कि आपकी वाइब क्या है, ये एनर्जी पकड़ लेगा और ज़रूरी नहीं है कि आपको बताएगा कि क्या है। ठीक है, ये एक बहुत लाइट लेवल की एग्जांपल हो गई एग्जिस्टेंशियल टच या हियरिंग द हक की। ठीक है, एक जगह पे जाके बैठा, उसने वाइब को एक्सपीरियंस कर लिया, फिजिकल लेवल पे उसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको आपके बारे में वो चीज़ें भी पता है जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी। ठीक है, अच्छा ये इल्हाम नहीं है, ओके, दिस इज़ मोर लाइक ये आपकी रूह से फ़िल्टर होके नहीं आ रहा, ये इसको हम लोग अगर आप लोहे महफूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके लिए एक टर्म भी यूज़ की जाती है, इसको हम कहते हैं किताबुल हक। ठीक है, तो उस किताब से आपको डायरेक्ट नॉलेज दी जा रही है, रूह भी साइड पे हो गई है। अब आप कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे आ गए हो कि रूह की अलाइनमेंट भी आपने पकड़ लिया, बॉडी को भी कंप्लीटली आपने अपना ताबे कर लिया है। दिस इज द स्टेशन ऑफ द नबीज। ठीक है, ये एक नबी का स्टेटस है जब वो फुली एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये उन अलिया का मतलब स्टेटस है कि वो आप इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? नयानी स्टूडियोज इसके लिए आई थिंक गौस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होता है, गौस का या कुतुब का, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एन अलिया इन इस्लाम एंड सूफीज़्म। ठीक है ना? अब ये एक पूरी हायरार्की है जिसको हम रिजालुल गैब भी कहते हैं। तो इस पे भी हम डिटेल में इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको और कल्चर्स में भी मिलता है। बट यहाँ पे जब बात कर रहे हैं ना, एक सिंपल अल्लाह वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये एग्जिस्टेंशियल टच उसमें खुला हुआ है जो कोई मतलब सुपर ग्रैंड मास्टर लेवल है। ठीक है? वो जो इसके लिए जो टर्म्स मुझे मालूम है, एक तो कुतुब है और दूसरा गौस है। ठीक है? गौसे आज़म होता है। ठीक है? ये अब आपको हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की ना राइटिंग्स मिलेंगी। इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक स्पिरिचुअल हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ एक ही शख्स है जो डॉक्यूमेंटेड है कि इन्होंने खुद आके क्लियरली बताया था कि मैं इस वक्त गौस हूँ, और किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया हुआ। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो ये अब्दुल कादिर जिलानी की जो रीडिंग्स हैं आप उनके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद वो पढ़ी है, लेकिन अभी उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाउएवर कुरान के अंदर आपके पास एक एग्जांपल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिनको कलीमुल्लाह, आई थिंक दैट इज़ द राइट टर्म, कलीमुल्लाह कहा जाता था कि अल्लाह पाक उनसे डायरेक्ट बात कर रहे होते थे। नाउ दिस कैलिबर ऑफ स्पीच, इस लेवल पे आप बात कर रहे हो ना, ये आप अपने कानों से नहीं कर रहे हो ठीक है, ये आपकी एक अलाइनमेंट है, और ये इतनी हैवी अलाइनमेंट है कि आप अपनी सोल और बॉडी दोनों को 100% सिंक पे लाए हो और दोनों को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये आइडियल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी होता है। वैसे मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैंने इसको टच किया हुआ है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा है, और मेरी जो भी ये सारी टीचिंग्स हैं वो इसीलिए हैं कि आपके पास भी ये ग्राउंडिंग आ जाए कि आपने ये टारगेट रखना है कि हमने कम्प्लीटली अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है, बॉडी को भी साथ लेके चलना है, सोल को भी साथ लेके चलना है। उनके लिए जब ये आप 100% पे करते हो तब जाके ये खुलता है, इसको आप हेयरिंग द हक की आवाज़ कह रहे हो, आपको सुनाई दे रही है इसमें। अब एक कॉन्सेप्ट है, पता नहीं मैं आप लोगों को बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन इसको हम घोस्ट नोट्स भी कहते हैं। हाँ, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे अगर आप किसी सिनेमा में कभी गए हो या लाउड कॉन्सर्ट में कहीं गए हो ना, बेस की आवाज़ बड़ी लाउड होती है, दुब दुब दुब। लेकिन वो जो दुब 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 है वो सुनाई कम दे रही होती है, फ़ील ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो हियरिंग ऑफ हक है ना, ये वो सिर्फ़ फ़ीलिंग की बात नहीं हो रही, आप उससे कम्युनिकेट भी कर रहे हो उस वाइब्रेशन के लेवल पे। अगर इस तरह से आप समझ सकें थोड़ा बहुत मेटाफोरिकली, तो ये इस तरह के सेंस की बात हो रही है। बट अगेन ज़्यादा डिटेल में जाना है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। फिर आ जाता है एग्जिस्टेंशियल टच। ठीक है, हियरिंग द हक आपको अगर क्लियर हो गया, तो अब हम थोड़ा टच की तरफ आएंगे। इसमें मौला अली अलैहि सलाम का एक कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोट कुछ इस तरह से जाता है, मैं अंग्रेजी में लिखे हुए, सॉरी अबाउट दैट, बट आई सी विद माई हार्ट वॉट अदर्स सी विद देयर आइज। मैं अपने दिल से वो देख रहा हूँ जो लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने अपनी विजन को कम्प्लीटली बाईपास करके फ्रीक्वेंसी पे डाल दिया हुआ है। इन मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी एक टर्म है जिसको कहा जाता है मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स। ठीक है, ये जब मौला अली का ये मैं कॉल पढ़ता हूँ तो मुझे लिटरली यही दिख रहा है कि वो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन मॉर्फोजेनेटिक फील्ड ऑब्वियसली इतनी कोई पुरानी टर्म नहीं है, मौला अली तो 1400 साल पुराने ये सब कुछ कह के गए हैं। मॉर्फोजेनेटिक फील्ड तकरीबन 100-150 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, बट इट कंप्लीटली सिंक्स विद दिस, क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स वो फील्ड्स होती हैं जिसमें आप देखते हो कि जितने भी आपके आसपास जानवर हैं
उनमें नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है। इसमें सबसे बड़ा परिंदे की एग्ज़ाम्पल है। परिंदे को कैसे पता है किस डायरेक्शन में उड़ना है? क्योंकि उसको ये मॉर्फोजेनेटिक फ़ील्ड्स दिख रही होती हैं। उसकी तो ख़ैर आँखों के अंदर ट्राइकोन्स भी ज़्यादा होते हैं। सॉरी मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। ये आपने अगर लाइफ़ में कभी बहुत सच्चा प्यार किया है, कि आप खुद को भूल के मोहब्बत कर रहे हो और फिर आपका दिल टूटा है और आपने उसको वापस जोड़ने की कोशिश की है, तो मैं 50% कह सकता हूँ कि आपने ये वाली रियलिटी हार्ट के थ्रू चीज़ों को कैसे सेंस करते हैं या हार्ट के थ्रू कैसे रियलिटी को देखते हैं, ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप किसी सिलसिले में हो तो आपसे सबसे पहला सवाल ही आपके ग्रैंड मास्टर ने ये किया होगा कि दिल तोड़वा के आए हो, वरना वो आपको दाखिला भी नहीं देते। बिकॉज़ ये इस सेंस को डेवलप करने के लिए एग्जिस्टेंशियल टच को डेवलप करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ अपने हार्ट को मोहब्बत करने, टूटने और वापस जुड़ने की ट्रेनिंग दे सकते हो। उसको ज़रा इलास्टिक करना होता है, इतना सख्त नहीं करना होता। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना मोहब्बत करने की, वो बिल्कुल ही आपने बायपास करनी होती है। ठीक है? तो ये किसी मीडियम के थ्रू नहीं हो रहा है, ये आपके हार्ट के थ्रू नहीं हो रहा, ये समझ लें। ये आपकी स्किन के थ्रू नहीं हो रहा है। ये जो टच है ना, ये एक एनर्जी कॉन्टैक्ट है। ये एक एनर्जी बेस्ड सेंस है। और अगेन इसके बारे में आपको ना चाक्रास में इतना मिलेगा, इसके बारे में अगर आपको डिटेल ढूँढनी है तो आपको लताइफ सिस्टम में जाना होगा। चाक्रास बेसिकली काम कर रहे होते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। ये जो बात हो रही है, ये लताइफ सिस्टम की बात हो रही है और अगेन ये लताइफ का भी बहुत एडवांस्ड लेवल है, क्योंकि एक्जिस्टेंशियल टच लताइफ से भी इनकाउंटर होता है। ये लताइफ़ के अंदर जो सबसे हेवी ड्यूटी आपका जो लताइफ़ होता है, जो यहाँ पे आपके माथे पे ये लोग कहते हैं सीरीज़ जिसको कहा जाता है, ये उसका एडवांस लेवल है। समझ रहे हैं कितनी डेप्थ है इसमें? तो इसको समझा नहीं जाएगा, ये आपको अता किया जाएगा। इसको पकड़ने के चक्कर में प्लीज़ ना लगिएगा। और आखिरी सेंस टेस्ट ऑफ तौहीद है। मतलब यहाँ पे आके मैं फँस ही जाता हूँ। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आप लोगों को ये समझाऊँ। क्योंकि आप अगर आपने अगर इसमें कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिचुअलिटी में जिसे डुअलिटी कहते हैं। ठीक है? अगर आपने तौहीद का ज़ायका चखना है ना तो आपको डुअलिटी को बायपास करना है। आपको मेल फीमेल से भी ऊपर देखना है। आपको गुड एंड बैड से भी ऊपर देखना है कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नहीं। पर्सपेक्टिव पकड़ना है। वही मैं ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकता। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको कोई आके बता रहा है ना कि तुमने तौहीद को समझ लिया है, ये भंड है भाई। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते इंटेलेक्चुअली। बिकॉज़ आप डिवाइन को एक्सपीरियंस कर रहे हो एज़ वन रियलिटी। मतलब ये लिटरली आप ज़ीरो पॉइंट एनर्जी फ़ील्ड पे अपने आप को ले आए हो। आप इतना अपने आप को ज़ीरो ले गए हो। मतलब इसके बाद जो आखिरी चीज़ रह जाती है वो फ़ना ही रह जाती है और फ़ना का तो सिर्फ़ एक ज़ायका है जो आप चख सकते हो। और वो तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि जब आप फ़ना से बाहर आते हो तो आपको पता लगता है, "भई मैं तो फ़ना में चला गया था।" इट्स दैट हेवी ड्यूटी। और तौहीद का जायका चखे बगैर आप फना में जा ही नहीं सकते। फना इज़ द लास्ट सेंस जो आपकी सोल की सेंस होती है। और फना एक स्टेट है जिसको अटेन करने के लिए ज़्यादातर सूफीज़ या फिर बड़े-बड़े पॉलीमैथ्स और इवन बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपके पास एक तरह की 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, ठीक है? अब जो आपके फिज़िकल सेंसेस हैं, इन पे मोस्टली बायोलॉजी में काम हो रहा है, बल्कि न्यूरोसाइंस से बहुत करीब आ गई है इनको डीपली समझने के लिए। लेकिन ये जो आपके स्पिरिट सेंसेस हैं, इनको आप अपनी रूह या स्पिरिट दोनों कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब रूह की बात हो रही है, तो एक ऐसी एनर्जी की बात हो रही है ना, तो आपके जो नफ्स के थ्रू जो एनर्जेटिक पैटर्न्स बन रहे हैं, वो भी रूह की कैटेगरी में आ रही है। ये आपको सूफी मेटाफिज़िक्स में भी मिल जाएँगे, ये आपको वेद में भी और इसका एक टेक्निकल वर्ड है जो कि आपको योगा में मिलेगा प्राणायामा। प्राणायामा की आप स्टडी में घुसोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी। ये आपको रशियन जो शामन्स हैं, उनके पास भी इसकी रिसर्च मिलेगी। ये आपको यूरोपियन सेल्ट्स के पास भी इसकी रिसर्च मिलेगी। इसकी रिसर्च आपको वो रेड इंडियंस नहीं होते हैं आपके अमेरिकन्स, उनके एबोरिजिनल कल्चर्स में भी मिलेगी। इस पे पिछले 4-6 हज़ार साल से ह्यूमन सिविलाइज़ेशन ने बहुत काम किया हुआ है। सूफ़ी और वैदिक ये 2 सबसे मशहूर वाले हैं और क्योंकि मैं पाकिस्तान से कराची से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरा इसका डायरेक्ट एक्सपोज़र ज़्यादा है, इसलिए मैं ये 2 रेफ़रेंसेस आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये जो थर्ड डिवीज़न आपके माइंड में बना है, इसको आपने देखना है सिर एज़ द सीक्रेट हार्ट। ये वो चीज़ है जो सोल के साथ सिंक करने के बाद एक्टिवेट होती है। इससे बेहतर मैं समझा ही नहीं सकता। और मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक डेडिकेट एपिसोड भी दूँगा क्योंकि फिर इसके लिए हमें घुसना पड़ेगा तसव्वुफ़ में। और अगर इसका आप वैदिक पैरेलल ढूँढ रहे हो तो उसका वैदिक पैरेलल है ही नहीं। इसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं जिनको उपनिषद कहा जाता है। हमको फिर उसमें घुसना पड़ेगा। तो प्लीज़ इन 2 कॉन्सेप्ट्स को, एक तो ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट जो वेव कोलैप्स फंक्शन का है। आई थिंक मैंने बहुत सारी एपिसोड्स में आपको घिस-घिस के सिखा दिया है। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप मुसलमान हैं, बस नमाज़ को प्रेज़ेंस के साथ और इमोशनल होके पढ़ें। मेरे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं, कहा करते थे अगर नमाज़ में रोना नहीं आ रहा ना तो रोनी शक्ल ही बना लें।
इतना ही कर लेंगे ना, आपकी बॉडी फोर्स हो जाएगी फोकस करने में। कुछ जैसे ही हम फिजिकल सेंसेस से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जिनको मलाकुत और जबरूत सेंसेस और लाबरूत कहा जा रहा है, सॉरी अगर मैं नाम ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये लॉजिक से नहीं ट्रिगर होते हैं, ये इमोशन से ट्रिगर होंगे। एक इंसान का जो बेसिक गोल है ना, आई थिंक इस पॉइंट पे आज की इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये सारे सेंसेस को हम आगे जाके बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। बट जैसे कुरान कहता है ना कि वी हैव क्रिएटेड द ह्यूमन इन द फाइनेस्ट फॉर्म। ठीक है आपको जिस तरह से बनाया गया है ना, ये 15 सेंसेस आपके अंदर एज यू रीच द एज ऑफ 4 to 5, 4 से 5 साल का बच्चा होता है, उसमें सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और यही वो सीक्रेट है जो मैंने आपको वीडियो के एंड में बताना था। ये सारी चीज़ें आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो ना, आपके पास बच्चे हैं ना घर में, उनके साथ टाइम गुजारें। एक बच्चे को इनके नाम नहीं पता है कि ये तसव्वुफ है, ये वैदिक है, ये न्यूरो साइंस है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में खुद कहा है कि हमने इंसान को परफेक्ट बनाया, ये सारे सेंसेस एक्टिवेट हो के बंदा पैदा होता है। आप एक बच्चे के साथ अपनी अलाइनमेंट पकड़ोगे ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ ये सेंसेस अगर एक्टिवेट नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाएगा उस बच्चे की निस्बत से और बच्चे की दुआई से ही मिल जाएगा। और इन तीनों को जब आप कंप्लीटली अलाइन करते हो ना, तो फिर आप वो जिसको हक कह रहे हो उसकी तरफ जाते हो। अगेन हक के टॉपिक में मैं नहीं घुसूंगा, यहाँ पे आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इस इंपॉर्टेंट पार्ट को याद रखिएगा, सीक्रेट को याद रखिएगा। ये 15 के 15 सेंसेस, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो 5 से 7 साल की उम्र के से कम है, आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है उन सेंसेस की, क्योंकि उस बच्चे में ये सारे एक्टिवेटेड है। इसी तरह अपने आप को भी उस पॉइंट पे लाए कि ज़िंदगी में इतना सीरियस नहीं होना है। पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे मैंने जो 2 अल्लाह के वलियों से मिला हूँ ना, इंतहाई जॉली लोग थे। मैंने कहा एक जगह पे मतलब इकबाल की शायरी सुना रहे हैं, तो फिर दूसरी जगह पे मेरे साथ सीरियस होने की बजाय तफरीयाँ ले रहे हैं। अगर ये हैप्पीनेस आपके अंदर जनरेट नहीं हो रही ना आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी मेडिटेशन से, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे हो, आप अपनी ईगो को स्पिरिचुअली ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारें, तो ये 15 सेंसेस मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाएंगे। इसी बात पे आज की एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दें, ताकि इस वीडियो की रीच फैले और मेरे लिए और ज़्यादा ईजी हो ये समझना कि आप लोगों के सवाल, आप लोगों की क्वेश्चंस वगैरह क्या है। ठीक है जी, अब मैं ज़्यादा चाहता हूँ, मुलाकात होगी फिर अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।